अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की होगी, जिसमें ल्यू वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाइगॉट्स्की का जो समाजी तहजीबी नज़रिया है वो किस तरह से अहमियत का हामिल है, या किस किस सवालात इस नज़रिए से पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, क्यों इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली, इसके बारे में आज हमारी क्लास के अंदर पढ़िए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में पढ़ने से पहले हम वाइगॉट्स्की के बारे में देखेंगे कि ल्यू वाइगॉट्स्की कौन है। वाइगॉट्स्की एक रूसी माहिर नफ्सियात था जो 1896 में पैदा हुआ। इसका इंतकाल सिर्फ 38 साल की उम्र में हुआ। वाइगॉट्स्की ने अपने नज़रिए में समाज, सकाफ़त और ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। इसीलिए इस नज़रिए को समाजी सकाफ़ती नज़रिया क्यों कहा जाता है बोल तो इसने सबसे ज़्यादा अहमियत समाज और सकाफ़त को दी, इसलिए इसके नज़रिए को समाजी सकाफ़ती नज़रिया कहा जाता है। वाइगॉट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। इसके मुताबिक टीचर एक फैसिलेटर होता है, यानी एक मुंतज़िम होता है। कमरे जमात के अंदर जो टीचर होता है वो एक मुंतज़िम का काम करता है, फैसिलेटर का काम करता है। इसने समाजी सकाफ़ती पहलू पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। जी हाँ, जिसकी हम बात कर रहे हैं समाजी सकाफ़ती नज़रिए के ऊपर ही इसने अपना नज़रिया पेश किया। ये दो चीज़ों पर ही इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया, फोकस किया, इसीलिए इस नज़रिए को सोशियो कल्चर का नाम दिया गया है। इसका मानना था कि समाज और सकाफ़त नशोनुमा के अमल में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। जी हाँ, अभी बात हुई कि समाज और जो सकाफ़त है यानी सोशल और कल्चर जो है, सोसाइटी और जो कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर, नशोनुमा के अंदर। इसलिए इसने अपने नज़रिए को समाज और सकाफ़त की बुनियाद पर पेश किया। थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने से पहले 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिए 3 अहम पहलू है इसने जो अपने नज़रिए के अंदर पेश किए। पहला है सोशल इंटरेक्शन, यानी समाजी मेल जोल को इसने बहुत ज़्यादा अहमियत दी समाज के लिहाज से। दूसरा है सकाफ़त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। तीसरा लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, ज़बान को। ये 3 अहम जुज़ है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये एस्पेक्ट की बुनियाद पर इसने अपने तजुर्बे को आगे बढ़ाया है। सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इसके नज़रिए में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। ये जो 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही है, इस बेशतर इन 3 चीज़ों पर ही हमारे जो एग्ज़ामिनेशन है उसके अंदर सवालात पूछे जाते हैं। पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसको कहते हैं। ZPD क्या है आगे पढ़ेंगे हम। फिर इसका फोल्डिंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मोर नॉलेजेबल अदर्स जिसको MKO कहा जाता है। ये 3 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है इसकी थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहले हम ZPD के बारे में पढ़ेंगे। ZPD क्या है। ल्यू वाइगॉट्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD के तस्वुर को पेश किया। इसी ने ZPD के तस्वुर को पेश किया। अक्सर ये डाउट होता है कि ZPD किस साइकोलॉजिस्ट ने अपने तजुर्बे में पेश किया। वाइगॉट्स्की का नज़रिए के अंदर ZPD के तस्वुर को पेश किया। ZPD से क्या मुराद है। ZPD की तारीफ इस तरह से करेंगे कि एक फ़र्क है जिसमें बच्चा खुद से क्या कुछ कर सकता है और दूसरों की मदद से क्या कुछ कर सकता है। यानी ZPD एक फ़र्क है। इस फ़र्क में क्या फ़र्क बताया गया कि एक बच्चा खुद से क्या करने की सलाहियत रखता है और दूसरों की मदद से क्या करने की सलाहियत रखता है। इस फ़र्क को ZPD का नाम दिया गया है। ये वो इलाका है जहाँ बच्चा खुद से नहीं पहुँच सकता, यानी कि ZPD का वो लेवल है जहाँ पर बच्चा खुद से नहीं पहुँच सकता। उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी गाइडेंस, उबूरी मदद की ज़रूरत होती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत वाले हिस्से तक पहुँच सके। जी हाँ, इसने अपनी ZPD के थ्योरी में ये चीज़ बताई कि बच्चा उस लेवल तक, जिस लेवल पर ZPD को बनाया गया है, उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता खुद से। उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी न किसी गाइडेंस की या उबूरी मदद की ज़रूरत होती है। अगर उसको उबूरी मदद मिल जाए तो उस लेवल तक, उस सलाहियत तक बच्चा, उस हिस्से तक बच्चा पहुँच सकता है। ZPD वो इलाका है जहाँ बच्चे को खुद सीखने में दुश्वारी होती है। जी हाँ, जिसका अभी जिक्र करें हम, यानी कि वो एक ऐसा लेवल है जिसमें बच्चा को दुश्वारी होती है आगे के लेवल तक पहुँचने के लिए, उस लेवल तक, आखिरी हिस्से तक पहुँचने के लिए दुश्वारी होती है। दुश्वारी होती है मतलब ये कि उसको किसी शख्स की या किसी दूसरे शख्स की, या मतलब किसी गाइडेंस की, उबूरी मदद की उसको ज़रूरत होती है कि उस लेवल तक बच्चा पहुंच सके। यानी उस मदद को हम उबूरी मदद कह सकते हैं, उस गाइडेंस को हम उबूरी मदद भी कह सकते हैं। मिसाल यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए से हम समझेंगे कि ZPD क्या है। जॉन एक चेस
खेलना चाहता है। जॉन एक लड़का है जो चेस खेलना चाहता है, लेकिन वो खेल के बारे में नहीं जानता। जॉन को नहीं मालूम कि चेस क्या है, कौन सा खेल है, कैसे खेलते हैं। अब जाहिर सी बात है उसको चेस सीखने के लिए किसी और शख्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी खेल को सीखने के लिए अपने भाई हैरी की उबूरी मदद लेता है। उसको नहीं आ रहा, वो अपने भाई को बुला के भाई मुझे चेस खेलना सिखाओ, तो वो अपने भाई की मदद ले रहा। तब जॉन और हैरी के दरमियान का फासला ZPD कहलाता है। अब जाहिर सी बात है जॉन आया, जॉन जो है सो हैरी की मदद से चेस खेलना सीख गया। हैरी ने चेस खेलना बताया कि चेस में दो फरीक होते हैं, दोनों के मुकाबले में चेस खेला जाता है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो ये जो सिखा रहा है और वो जो सीख रहा है, इसके दरमियान का जो फासला होता उस फासले को ZPD कहा जाता है, ZPD कहलाता है। या उसको ऐसा कह सकते हैं कि वाइगॉट्स्की के मुताबिक जॉन का इस खित्ते में इक्तिसाब करना ZPD कहलाता है, यानी दोनों के दरमियान का इक्तिसाब का जो डिफरेंस है, फ़र्क है या फासला जिसको कहते हैं, उसको हम ZPD कह सकते हैं। ये ZPD का तसव्वुर है। आप कोई सी भी मिसाल के ज़रिए सवाल इस तरह से पूछ सकते हो। आप कॉन्सेप्ट बस बिठा के रखिए माइंड के अंदर कि दो फरीकीन यानी दोनों के दरमियान में जो सीखने का इक्तिसाब का जो फासला होता है उसको ZPD कहते हैं। यानी ZPD एक उबूरी मदद होती है जो शख्स को एक ZPD के हाई लेवल तक यानी आखिरी की सलाहियत तक ले जाने के लिए मदद देती है, जिसको उबूरी मदद कहा जाता है। ये उबूरी मदद ही ZPD कहलाती है। ये ZPD के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट हम इसका फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसका फोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग मतलब एक आर्जी मदद होती है, यानी टेम्पररी हेल्प जिसको बोलेंगे, टेम्पररी हेल्प जिसको बोलेंगे, आर्जी मदद होती है जो ZPD में की जाती है। ZPD के अंदर जो टेम्पररी हेल्प होती है उसको इसका फोल्डिंग से नाम से मौसूम किया जाता है। एक मिसाल के जरिए इसकी तारीफ हम समझेंगे। अगर कोई बच्चा दायरा उतारने की कोशिश कर रहा है लेकिन सही से बना नहीं पा रहा, एक बच्चा दायरा उतारने की कोशिश कर रहा है, उसको दायरा बनाने नहीं आ रहा कि दायरा कैसा होता है, उसको बनाने नहीं आ रहा, तब टीचर इसका हाथ पकड़कर बताएगा, तब वो कुछ देर बाद धीरे धीरे दायरा बनाना सीख जाएगा। अब स्कूल के अंदर हम एज ए टीचर अगर हम काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर, तो हमारे स्टूडेंट को अगर दायरा बनाना नहीं आ रहा या कोई चीज़ की शक्ल उतारना नहीं आ रहा, तो हम क्या करते, उसका हाथ पकड़ के बच्चे को बताते। या अगर बच्चा ए लिखना चाह रहा तो उसका हाथ पकड़ के हम बताते कि बेटे ए ऐसा आता या बी ऐसा आता, या कोई शक्ल बता रहे आप ऐसा आता। तो हाथ पकड़कर बताने और बच्चे के दायरा सीख जाने या बच्चे का अल्फ़ाबेट सीख जाने के दरमियान का जो फासला होता है वो ZPD कहलाता। और आपने जो उबूरी मदद, आपने जो आर्जी मदद की, आपने जो टेम्पररी मदद की, आपने या किसी टीचर ने टेम्पररी मदद की, उस टेम्पररी मदद को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, या उसको स्कैफोल्डिंग का नाम से मौसूम किया गया वाइगॉट्स्की ने। यानी कि आपने जिस बच्चे को सिखाया हाथ पकड़ के, वो सीखना जो आर्जी मदद थी वो आपने की, आपने थोड़ी सी मदद की स्कैफोल्डिंग के अमल के अंदर कि आपने बच्चे को ए सिखाया या बी सिखाया, या आपने बच्चे को दायरा सिखाया, कोई शक्ल आपने बच्चे को सिखा दी, तो वो जो आपने आर्जी मदद की वो आर्जी मदद स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि बच्चे के हाथ पकड़कर बताने और बच्चे के ए को सीख जाने या किसी शक्ल को सीख जाने या दायरे को सीख जाने, उसके दरमियान का फासला ZPD कहलाता है। अभी पढ़े हम ZPD के बारे में, दोनों का जो फ़र्क है यानी दोनों का जो डिफरेंस है, यानी आपका और बच्चे के जो सीखने का डिफरेंस है उसको ZPD कहेंगे। लेकिन आपने जो आर्जी मदद की, उस आर्जी मदद को हम इसका फोल्डिंग का नाम कहेंगे। इसका फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो टेम्परेरी हेल्प की बच्चे की, उसको इसका फोल्डिंग कहा जाता है। जब इसका फोल्डिंग मुहैया की जाए तब टीचर, पीर या कोई दूसरा जायद मालूमाती मोर नॉलेजेबल अदर मसले को वक्फे के साथ एक हिस्से में ज़रूरत के मुताबिक हिमायत कर सकते हैं या इशारा दे सकते हैं। यानी जब आप इसका फोल्डिंग कर रहे, यानी आप किसी की टेम्पररी हेल्प कर रहे, वो टीचर होने दीजिए या कोई दोस्त होने दीजिए या कोई भी अदर पर्सन जिसको मालूम हो उस चीज़ के बारे में, कोई भी जब इसका फोल्डिंग मुहैया कर रहे तब एक वक्फे में उसकी थोड़ी सी आर्जी मदद करे या हिमायत करे या किसी चीज़ का हिंट दे या इशारा दे बच्चे को समझने के लिए, ताकि बच्चा वो समझकर खुद से करने की कोशिश कर सके। उसको आर्जी इसलिए बोल रहे क्योंकि एक वक्फे के लिए आप मदद कर रहे हैं, आप हमेशा उसकी मदद नहीं कर रहे, ताकि वो चीज़ सीख ले बच्चा, कोई भी चीज़ है, ताकि शक्ल की बात हो, आप आर्जी कर रहे हो, बेटे ऐसी नहीं ऐसी आती, ऐसी उतारो, बल्कि आप हाथ पकड़ के बताए, उसके बाद फिर बच्चे को बोले कि कोई ऐसी शक्ल आप खुद से उतारो। तो ये जो आर्जी मदद है, ये आर्जी मदद आप उसमें कर सकते हैं या कुछ इशारा उसमें आप दे सकते हैं, कोई हिंट उसकी दे सकते हैं, हिमायत कर सकते हैं। इसका फोल्डिंग में दूसरा मालूमाती
MKO यानी MKO मतलब उसको कहते हैं जो बच्चे से ज़्यादा मालूमात रखता है, उसको MKO कहते हैं। उसको नहीं चाहिए कि वो तमाम मसले को खुद हल करे। अब MKO यहाँ पर एक स्कूल के अंदर MKO एक टीचर हो सकता, अगर दोस्तों में बैठे तो कोई होशियार बच्चा हो सकता जो बच्चे से ज़्यादा मालूमात रखता हो, अगर दोस्तों में बैठे तो वो दोस्त हो सकता जो तमाम दोस्तों से ज़्यादा मालूमात रखता हो, उसको MKO बोलेंगे। जब टीचर स्कूल की बात करें तो हम टीचर की बात करेंगे। अगर बच्चे को कुछ नहीं मालूम है तो MKO को चाहिए कि वो मसले को खुद हल ना करे, पूरा मसला खुद सॉल्व नहीं करना, ज़रूरत के मुताबिक इशारा दे या मसले को आधा मसला हल करे जिससे तलबा खुद से सीख सके। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका फोल्डिंग के अंदर MKO को चाहिए, जो ज़्यादा मालूमात रखता है उसको चाहिए कि वो पूरी हेल्प नहीं करना, या तो वो आधी हेल्प करे या तो कुछ इशारा दे ताकि उसकी आर्जी मदद हो सके। आप पूरा उसको हल नहीं करेंगे। ये वाइगॉट्स्की ने इसका फोल्डिंग के नज़रिए के अंदर बात कही है। इसका फोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है, इंपॉर्टेंट है। हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। देखिए एक मिसाल यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करा। देखो एक बच्चा साइकिल पर सवार है और उसका वालिद जो है उसको पीछे से उसकी साइकिल का जो बैक वाला हिस्सा होता है, सीट वाला हिस्सा होता, उसको पकड़कर साइकिल सिखा रहा है। फादर इज प्रोवाइडिंग इसका फोल्डिंग टू द चाइल्ड बाय होल्डिंग द बाइसिकल फ्रॉम द बैक। यहाँ पर फादर अपने बच्चे को जो सीट पकड़ा है साइकिल की, वो सीट पकड़कर आर्जी मदद फराहम करना इसका फोल्डिंग कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक वालिद अपने बच्चे को आर्जी मदद फराहम कर रहा है, इसका फोल्डिंग दे रहा है ताकि बच्चा साइकिल सीख सके, खुद से सीख सके। इस मदद को, इस तरह की चीज़ों को वाइगॉट्स्की ने इसका फोल्डिंग का नाम दिया है। अब यहाँ पर दूसरी तस्वीर में आपको बताने की कोशिश करूँ। दूसरी तस्वीर में देखिए कि बच्चा साइकिल सीख गया, इसका फोल्डिंग इज स्टॉप्ड। यहाँ पर इसका फोल्डिंग ख़त्म हो गया। पहली तस्वीर के अंदर सीट पकड़ा हुआ था, मतलब आर्जी मदद कर रहा ताकि साइकिल का बैलेंस बना सके, साइकिल का बैलेंस गिर ना सके। बल्कि दूसरी तस्वीर में देखिए फादर अपने बच्चे को साइकिल का बैक पकड़ के ठहरा हुआ नहीं है, बच्चा खुद से साइकिल चला रहा। अब यहाँ पर जो है इसका फोल्डिंग खत्म हो गया, एक आर्जी मदद थी वो अब खत्म हो गई। द चाइल्ड लर्न्स टू राइड द बाइसिकल इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चा खुद से साइकिल चलाना अब सीख गया है। क्यों? बिकॉज इसका फोल्डिंग इज टेम्पररी हेल्प गिवन टू द चाइल्ड इन इमेज 1। पहली तस्वीर में इसका फोल्डिंग दी गई थी, दूसरी तस्वीर में इसका फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा अब वो चीज़ सीख गया। या तो बच्चा दायरा बनाना सीख गया, या तो बच्चा शक्ल उतारना सीख गया। अब इस तस्वीर के लिहाज से बात करेंगे तो बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख गया। अब उसको फादर को मज़ीद उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तस्वीर के पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में फ़र्क ये है कि पहली तस्वीर में इसका फोल्डिंग दी गई है, पहली इसमें इसका फोल्डिंग यानी आर्जी मदद की गई है। दूसरी तस्वीर के अंदर इसका फोल्डिंग ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बच्चा वो काम करना सीख गया, यानी साइकिल चलाना सीख गया। इसको इसका फोल्डिंग कहते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO के बारे में पढ़ेंगे। 3 पहलू हम पढ़ रहे थे, एक ZPD, दूसरा इसका फोल्डिंग, तीसरा है MKO। MKO क्या है? हर वो शख्स जो बच्चे से ज़्यादा मालूमात रखता है, बच्चा उससे सीखता है। यानी कि MKO आम जबान के अंदर उसको कहेंगे कि किसी शख्स का बच्चे से ज़्यादा मालूमात रखना, उसको MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स कहेंगे। वो कौन हो सकता है? या तो टीचर हो सकता, जाहिर सी बात है टीचर को बच्चे से ज़्यादा मालूम होता। पीर ग्रुप हो सकते, वालिदैन हो सकते, बिल्कुल बच्चे को कम मालूम होता, वालिदैन को तब। टेक्नोलॉजी भी, देखिए टेक्नोलॉजी भी, ये भी मोर नॉलेजेबल अदर चीज़ें हैं जो MKO के अंदर शुमार की जाती है। वाइगॉट्स्की का ये मानना था कि मीनिंग मेकिंग अमल में समाज और सकाफत बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मीनिंग मेकिंग के जो फार्मूला है इसमें समाज और सकाफत बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू द थ्योरी। और भी चीज़ें हैं जो थ्योरी से ताल्लुक़ रखती है जिसको वाइगॉट्स्की ने अपने नज़रिए के अंदर रखा। एक है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग को हम इश्तराकी इक्तिसाब कह सकते हैं, यानी जो इश्तराक के साथ इक्तिसाब किया जाता है। मेन इसमें है असिस्टिव लर्निंग या असिस्टेड लर्निंग जिसको बोलेंगे, इमदादी इक्तिसाब जिसको कहेंगे हम असिस्टेड लर्निंग। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पीर ट्यूटोरिंग। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग, बाहमी तदरीस जिसको बोलेंगे हम, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये 5 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसके सवालात पूछे जाते हैं।
अब इसकी तारीफ़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है असिस्टेड लर्निंग। असिस्टेड लर्निंग क्या है, इम्तिदादी इक्तिसाब क्या है। वाइगॉट्स्की ने सबसे पहले असिस्टेड लर्निंग के तस्वुर को पेश किया, इसी ने इमदादी इक्तिसाब के तस्वुर को पेश किया। इसने क्या बयान करने की कोशिश की, इमदादी इक्तिसाब असिस्टेड लर्निंग मतलब जब हम किसी काम की शुरुआत के वक्त मुनासिब मदद फराहम करते हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चा काम में खुद मुख्तारी हासिल कर लेता है तब हम वो मुनासिब मदद फराहम करना बंद कर देते हैं। इसको असिस्टेड लर्निंग कहा जाता है। यानी कि बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही, हम क्या कर रहे हैं, उसको मदद फराहम कर रहे हैं, वो मदद के ज़रिए बच्चा उस काम में खुद मुख्तारी हासिल कर ले रहा है, यानी बच्चा काम को सीख जा रहा। तब हम क्या करते हैं, बच्चा जब काम को सीख गया तो हम उसकी मदद करना बंद कर देते। इस थ्योरी को, इस तरह के अमल को उसने इमदादी इक्तिसाब या असिस्टेड लर्निंग का नाम दिया। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। हम बच्चों को ग्रुप की शक्ल में कोई मशगला मनसूबाई काम दे सकते हैं, जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी कह सकते हैं हम, जिससे बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये स्कूल के अंदर एज ए टीचर अगर आप काम अंजाम दे रहे हैं तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। देखिए कि अगर हम बच्चे को कोई मशगला या मनसूबाई काम बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो अब आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। अगर 4 बच्चों का ग्रुप हो तो हर बच्चे को अपने 3 साथियों से सीखने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, अगर 4 का ग्रुप है तो 3 से सीखता, 5 का ग्रुप है तो वो बच्चा 4 से सीखता। इसमें क्या होता, उसका जो इक्तिसाब है उसमें इक्तिसाब में इजाफा होता। इसी को ग्रोही इक्तिसाब, कोऑपरेटिव लर्निंग या इश्तराकी लर्निंग भी कह सकते हैं। इश्तराक मतलब आपस में मिलजुल कर जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको इश्तराकी भी बोल सकते हैं या ग्रोही भी बोल सकते हैं, यानी ग्रोही मशगला जिसको बोलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, गाइडेड है, यानी इंस्ट्रक्शन या जो इंस्ट्रक्टर है के दौरान अगर उस्ताद को भी सीखने का मौका मिलता है तो इसको रेसिप्रोकल बाहमी तदरीस कहते हैं। इसी पर भी वाइगॉट्स्की ने अपने नज़रिए को बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि रेसिप्रोकल टीचिंग ये है कि अगर कोई टीचर, कोई गाइडेंट सिखा रहा है क्लासरूम के अंदर तो उसको भी सीखने का अगर मौका मिल जाए, कोई नई चीज़ सीख ले वो, तो उसको रेसिप्रोकल बाहमी तदरीस कह सकते हैं। उसको बाहमी तदरीस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है पीर ट्यूटोरिंग। 2 तलबा जिसमें किसी एक को एक मखसूस उन्वान में ज़्यादा मालूमात हो वो अपने साथी के साथ मिलकर या साथी की मदद कर सकता है, जिसको पीर ट्यूटोरिंग कहते हैं। यानी कि 2 बच्चों का ग्रुप है, 2 बच्चे किसी एक बारे में मालूमात सीख रहे हैं तो एक बच्चे को उस बारे में ज़्यादा मालूमात है तो दूसरे बच्चे को नहीं है, तो वो दूसरा बच्चा पहले बच्चे से मालूमात को सीखता है या मालूमात अपने साथी की मदद कर सकता है। अब पहला बच्चे को नहीं मालूम, ये इसकी मदद कर सकता है। तो इस तरह के मदद करने को पीर ट्यूटोरिंग का नाम दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 चीज़ें। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, इदराकी व समाजी नशोनुमा का नज़रिया, यानी कि वाइगॉट्स्की का नज़रिया प्याजे की थ्योरी से किस तरह से मुख्तलिफ है। देखेंगे, वाइगॉट्स्की ने कहा कि नशोनुमा के लिए ज़बान एक बहुत ही मौसर आला है। लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा मौसर आला है जो मालूमात को एक दौर से दूसरी दौर में मुंतकिल करता है या कर देती है। ज़बान ही एक ऐसी चीज़ है जो मालूमात को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। वाइगॉट्स्की ने समाजी अनासिर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी क्योंकि ये इदराकी नशोनुमा में अहम रोल अदा करते हैं। प्याजे ने समाज को दूर रखा अपने नज़रिए से, लेकिन वाइगॉट्स्की ने समाजी अनासिर कौन कौन से होते हैं, समाज है, सकाफ़त है, ज़बान है, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी इदराकी नशोनुमा के अंदर। वाइगॉट्स्की के मुताबिक इदराकी नशोनुमा में ज़बान अहम रोल अदा करती है। जैसा कि अभी बात हुई कि ज़बान इदराकी नशोनुमा के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। वाइगॉट्स्की के मुताबिक नौजवान इदराकी नशोनुमा का एक अहम ज़रिया है। अडल्ट जो है वो इदराकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम ज़रिया है, एक अहम रिस्पॉन्सेबल के बताया जा रहा है। वाइगॉट्स्की के मुताबिक समाजी मेलजोल, सोशल इंटरेक्शन, इश्तराकी इक्तिसाब, कोऑपरेटिव लर्निंग इदराकी नशोनुमा को फ़रोग़ देती है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाइगॉट्स्की का मानना था कि सोशल इंटरेक्शन और जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये 2 चीज़ें जो है इदराकी नशोनुमा के अंदर नशोनुमा को फ़रोग़ देती है या इदराकी नशोनुमा में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। वाइगॉट्स्की और लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज को किस तरह से पेश किया, ज़बान को किस तरह से अहमियत दी, यानी लिसान को किस तरह से अहमियत दी, इसके बारे में देखेंगे। वाइगॉट्स्की के मुताबिक बच्चे में लिसानी नशोनुमा समाजी मेलजोल से बढ़ती है। मसलन हिंदी माहौल में रहने वाला बच्चा आसानी के साथ हिंदी बोल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट, वाइगॉट्स्की का मानना था कि लिसानी नशोनुमा जो है वो समाजी मेलजोल, सोशल इंटरेक्शन से बढ़ती है। अब समाज में बच्चा रहा,
अब समाज में बच्चा रहा, समाज में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं हम, जैसा कि हिंदी ज़बान में रहने वाला हिंदी आसानी से सीखता है। अब इंग्लिश कंट्रीज़ में देखो आप, इंग्लिश माहौल है तो वहाँ के जो बच्चे छोटे होते हैं वो इंग्लिश भी फ्लुएंसी में बोलते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो समाजी मेल जोल के ज़रिए उनकी लिसानी नशोनुमा डेवलपमेंट हो जाती है। यानी कि उर्दू माहौल में रहने वाला बच्चा उर्दू बोल सकता है, इंग्लिश माहौल में रहने वाला बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, तेलुगु माहौल में रहने वाला बच्चा तेलुगु बोल सकता है। वाइगॉट्स्की के मुताबिक ज़बान ही ऐसा औजार है जिससे वो पूरी दुनिया से बातचीत कर सकता है। जी, समाज में ज़बान एक ऐसी अहमियत के हामिल है, ज़बान एक ऐसा औजार है, हथियार है या आला है बोलिए आप, जिससे वो पूरी दुनिया से बातचीत कर सकता है। सोच और ज़बान, थॉट्स और लैंग्वेज बच्चे के पैदाइशी दौर में अलग अलग निज़ाम के तहत होते हैं। वाइगॉट्स्की ने ये बात कही कि थॉट्स और लैंग्वेज जो है बच्चे की शुरुआती दौर में यानी पैदाइशी दौर में अलग अलग निज़ाम के तहत चलते हैं, लेकिन 3 साल का जब बच्चा हो जाए या 3 साल के करीब हो जाए तो ये एक दूसरे में जम हो जाते हैं। ये वाइगॉट्स्की का मानना था। जिस बच्चे की ज़बान बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इसकी ज़हनी मवाफ़िक़त हासिल करने की सलाहियत भी इतनी अच्छी होती है। हाँ, अब बच्चे की ज़बान में अगर फ्लुएंसी आ जाए तो उसके ज़हन में मवाफ़िक़त यानी जो चीज़ें कबूल करता है वो उसकी सलाहियत भी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। वाइगॉट्स्की ने ज़बान की नशोनुमा पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। लैंग्वेज लिसानी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया इसने, क्योंकि ज़बान ही एक ऐसा ज़रिया है जो अपने ख़यालात और एहसासात को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, ज़बान से ही हम दूसरे की एहसासात को समझ भी सकते हैं और ख़ुद के एहसासात या जज्बात को या ख़यालात को एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इसने लैंग्वेज डेवलपमेंट के 3 फॉर्म्स बताए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। पहला है समाजी गुफ्तगू, सोशल स्पीच। इसने इसकी एज फ्रॉम द एज ऑफ 2 यानी 2 साल की उसकी एज जो है मुख्तस की है समाजी गुफ्तगू के अंदर। समाजी गुफ्तगू क्या है? ये गुफ्तगू बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल के अंदर के वक्फे में करता है। ये गुफ्तगू जो होती है पैदाइश से लेकर 2 साल के अंदर जो गुफ्तगू करता है बच्चा वक्फे के अंदर, उसको समाजी गुफ्तगू, सोशल स्पीच का नाम दिया गया है। समाजी गुफ्तगू बच्चा अपने आतराफ व अकनाफ के लोगों से बातचीत करता है, यानी 2 साल के अंदर आतराफ व अकनाफ, मतलब ये कि अब घर में जो बच्चा है, घर में अपने आतराफ व अकनाफ रहने वाले लोग हैं, जैसा कि उसके पड़ोसी है, उसके घर वाले हैं, ख़ुद उसके वालिदैन है, उसके अगर घर में कोई दूसरे रिश्तेदार है तो वो है, आसपास के लोग जो है, तो आसपास के जो अतराफ व अकनाफ के जो माहौल के लोग हैं उससे बातचीत करता है, समाजी गुफ्तगू करता है। इसको ऐसी गुफ्तगू को समाजी गुफ्तगू का नाम दिया गया जो 2 साल के अंदर के वक्फे में होती है। नेक्स्ट है ज़ाती गुफ्तगू, प्राइवेट स्पीच किसको कहते हैं। ये 3 साल के अंदर होती है। ये गुफ्तगू बच्चा 3 साल के बाद करता है। 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ये गुफ्तगू करता है। बच्चा यहाँ अपने आप से बात करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चा जो है 3 साल के बाद जो गुफ्तगू शुरू करता है ये अपने आप से करता है, यानी अपनी खुद की ज़ात से करता है। खुद की सोच और काम की इस्लाह करता है। खुद की जो सोच है, खुद की जो इस्लाह करता है, खुद से बात करता है, खुद की ज़ात को फोकस करता है, खुद की सोच और काम की इस्लाह करता है। यहाँ बच्चा बुलंद आवाज़ से खुद से बातें करता है। इसको इनर स्पीच भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाइगॉट्स्की ने इसको इनर स्पीच का नाम दिया, यानी बच्चा बुलंद आवाज़ में खुद से यानी अपनी ज़ात से बात करना, इसको इनर स्पीच कहते हैं। यहाँ पर बच्चा प्राइवेट स्पीच में अपने आप से बात करता है। ये 3 साल के अंदर होने वाली या 3 साल के बाद होने वाली डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर, जिसको ज़ाती गुफ्तगू या प्राइवेट स्पीच का नाम दिया गया है। थर्ड है, देखिए, खामोश अंदरूनी गुफ्तगू, साइलेंट इनर स्पीच। अब अगर हम नॉर्मल इनर स्पीच की बात करेंगे तो बच्चा बुलंद आवाज़ में खुद की ज़ात से बात करता है, उसको इनर स्पीच बोलेंगे। अब यहाँ पर खामोश अंदरूनी गुफ्तगू यानी अपने साइलेंट इनर स्पीच किसको बोलेंगे। ये गुफ्तगू का दौर जो है 7 साल के दौर से शुरू होता है, 7 ईयर्स के दौर से शुरू होता है। वाइगॉट्स्की के मुताबिक धीरे धीरे ज़ाती गुफ्तगू की आवाज़ें अंदर हो जाती है। अब इसमें प्राइवेट स्पीच जो है वो अब ख़त्म हो जाती है, यानी ज़ाती गुफ्तगू की आवाज़ें अंदर हो जाती है, मतलब प्राइवेट स्पीच अब ख़त्म हो जाती है इसके अंदर। वो प्राइवेट स्पीच में बच्चा जो है खुद से बात करता। अब ये जो खुद से बातें करना है थोड़ा इसमें से अंदर हो जाती है, फिर यही खामोश गुफ्तगू में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, 7 साल के बाद जो है बच्चे की जो गुफ्तगू है वो खामोश गुफ्तगू में तब्दील हो जाती है। कौन सी गुफ्तगू? जो प्राइवेट गुफ्तगू बच्चा कर रहा है वो प्राइवेट गुफ्तगू अब जो जिसको हम ज़ाती गुफ्तगू बोलेंगे, ज़ाती गुफ्तगू अब जो है खामोश गुफ्तगू के अंदर तब्दील हो जाती है। वाइगॉट्स्की का ये मानना था कि समाजी गुफ्तगू और ज़ाती गुफ्तगू
खामोश अंदरूनी गुफ्तगू का रास्ता है। ये दो गुफ्तगू जो ऊपर के हम पढ़े, ये समाजी गुफ्तगू साइलेंट इनर स्पीच के लिए रास्ता फराहम करते हैं। वाइगॉट्स्की ने अपने नज़रिए के अंदर प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन की तरफ, यानी तालीमी इतलाक़ात। वाइगॉट्स्की के मुताबिक इश्तिराकी इक्तिसाब, कोलैबोरेटिव लर्निंग और हेटेरोजेनस ग्रुप इक्तिसाब के फ़रोग़ देते हैं। यानी कि ये दो चीज़ें, जैसे कि मैं अभी बोला इश्तिराकी इक्तिसाब के बारे में हम पढ़े थे कि अगर 4 पीर ग्रुप जिसको बोलेंगे, अगर हम बच्चों का ग्रोही मशागिल या मनसूबाई काम दे तो बच्चे जो है एक बच्चा तीनों से मालूमात सीख सकता है, उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलेंगे। यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग वाइगॉट्स्की की तालीमी इक्तिसाब के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और साथ ही साथ हेटेरोजेनियस जो ग्रुप है, हेटेरोजेनियस ग्रुप भी इक्तिसाब में फ़रोग़ देते हैं। मुख्तलिफ़ हालात में इसका फोल्डिंग देने के मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते हैं, जैसा कि इम्तिहानात की तैयारी के लिए पीर ट्यूटरिंग मुनासिब हो सकता है। अब इसका फोल्डिंग के बहुत ज़्यादा तरीक़े हैं। किसी भी तरीके से टीचर कमरे जमात के अंदर बच्चे को इसका फोल्डिंग मुहैया कर सकता है। उसके बहुत ज़्यादा तरीक़े होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े मुख्तलिफ़ चीज़ों से हो सकते हैं। जैसा कि एक इम्तिहानात की तैयारी के लिए पीर ट्यूटरिंग का अमल दिया गया। असिस्टेड लर्निंग भी बहुत ज़्यादा तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग भी फ़ायदेमंद होती है। टीचर के लिए भी अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल जो टीचिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है तालीमी इत्तलाक़ात के अंदर। नेक्स्ट हम क्रिटिकल इवाल्वेशन के अंदर पढ़ेंगे कि वाइगॉट्स्की ने अपना नज़रिया मफरूज़ा सकाफ़त पर पेश किया। जो भी अपना इसने नज़रिया पेश किया वो पूरा का पूरा जो सकाफ़त पर डिपेंड था, तहज़ीब पर डिपेंड था जिसको बोलेंगे, या समाज पर डिपेंड था, जिस पर ज़बरदस्त तनक़ीद की गई। बाद में जो साइकोलॉजिस्ट आए उसने कहा कि नहीं सकाफ़त ही मेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा, लेकिन इसने अपनी पूरी थ्योरी जो है सकाफ़त और समाज पर डिपेंड की। बाद में मालूम हुआ कि कुछ मामलात में मुशाहिदा और मशक़ महारतों के सीखने में फ़रोग़ देता है। ड्रिल्स, मशक़ मतलब ड्रिल्स जिसको बोलेंगे हम, मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन और ड्रिल्स जो है वो महारतों के सीखने में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं। ये भी एक इसने चीज़ को मानने से इनकार किया था कि इसका मानना मुशाहिदे को और ऑब्जर्वेशन को इसने अहमियत नहीं दी और इसने ड्रिल को अहमियत नहीं दी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि कुछ मामलात में मुशाहिदा और मशक़ जो है महारतों के सीखने में फ़रोग़ देते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है वो नामुकम्मिल है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है। नामुकम्मिल है, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा थ्योरी से लोग मुतासिर हुए हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी थ्योरी को मानते हैं, लेकिन ये थ्योरी नामुकम्मिल है। आज की हमारी क्लास मुकम्मल हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसको वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। इस तरह के सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं समझ में आए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।